हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने क्या कर रखा था, नीट 2026 की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था एनसीईआरटी सीरीज। उस सीरीज़ के अंदर बच्चों हम 3 चैप्टर देख चुके हैं। एक सेल वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक के अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम उसको भी कर चुके थे। एंड सेकंड चैप्टर आपके दिया हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, हम उसको भी अच्छे से कर चुके हैं। इनके एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी से पूरा अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी की समरी होगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी, सब कुछ कर लिया इन तीनों चैप्टर का हमने। इन तीनों चैप्टर का हमने टेस्ट भी दे दिया। उससे कुछ उस टेस्ट में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। मैंने बोला था आपको उसको एज ए टेस्ट लेना और अपना स्कोर बताना मुझे कमेंट में कितना रहा। ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में हमने हमारा 3rd नंबर चैप्टर स्टार्ट किया ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। ठीक है, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर की हमने एक क्लास देख ली है। एक क्लास के अंदर हमने क्या देखा, मैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कराऊंगी। फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूरिन फॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी ओपन करनी है, यूरिन फॉर्मेशन वाला टॉपिक निकाल के रखना है अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, साथ साथ में हम रीड करेंगे, साथ साथ में समझेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उससे पहले हम रिवाइज करेंगे, तो फटाफट से सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम रिवाइज करते हैं। देखो एक बार मैं इसको स्क्रीन पे जो लिखा है उसे रेज कर देती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। देखो अब मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे, अपनी आंखें बंद करके अपने आंखों के सामने आपकी एनसीईआरटी वो लाइन्स आनी चाहिए जैसे हम बोलेंगे। ठीक है बच्चों, हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल देती हूँ मैं इसे, एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है। उसमें हमने देखा बच्चों, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है, वो 3 तरह का हो सकता है। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट में 3 तरह के देखिए, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है मैम, जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। हमने देखा मैम, जो अमोनिया वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, मैक्सिमम टॉक्सिक है। वहीं पर हमने जो थर्ड देखा था यूरिक एसिड, थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट मैंने बोला ना, यूरिक एसिड वो लीस्ट टॉक्सिक है। मैम ये सबसे कम टॉक्सिक होता है। मैम जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको बाहर निकालने में उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, उतना ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। तो अमोनिया को मैम बॉडी से बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पे मैम मुझे अगर यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है तो इसके बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, सबसे कम मात्रा में पानी चाहिए होता है हमारे। ठीक है मैम। फिर हमने देखा बच्चों कि जो अमोनिया है उसको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का जो प्रोसेस उसे बोलेंगे अमोनोटैलिज्म, और जो एनिमल अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे उन्हें बोलेंगे अमोनोटैलिक एनिमल्स। ठीक है मैम। फिर हमने देखा था इसके एग्जांपल, इसके 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, क्योंकि इसको निकालने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे एनिमल जो एक्वेटिक होंगे, क्योंकि पानी चाहिए तो पानी एक्वेटिक एनिमल्स के पास में बहुत सारा मिलेगा क्योंकि वो पानी के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स बच्चों जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पानी मिल जाता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटैलिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया अमोनोटैलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों, जैसे मैं ना एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक तो मुझे अपने एग्जाम्पल पढ़ा बोनीफिशेस, एक हम पढ़ेंगे यूरियोटैलिक एनिमल्स जो यूरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसमें का मैराइन फिश। तो बच्चों मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बोनीफिश को मुझे अमोनोटैलिक एनिमल में रखना है, मैराइन फिश को मुझे यूरियोटैलिक एनिमल में रखना है। तो मैं कैसे याद रखती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या आप भी कंफ्यूज होते हो। तो हमने जब अल्फाबेट पढ़े हैं, ABCD पढ़े हैं, हमने जब A to Z लेटर्स पढ़े हैं इंग्लिश में, तो मैं A के बाद में क्या लिखते हैं बच्चों, B लिखते हैं। वैसे ही एक अमोनिया जो उसकी स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, A से स्टार्ट होती है। तो मुझे ध्यान रखना है A के बाद में B आएगा जैसे अल्फाबेट में, तो बोनीफिश मुझे किस में रखना है, अमोनोटैलिक एनिमल्स में रखना है। तो ऐसे छोटा सा एक ट्रिक टाइप में मान लें, फिर कुछ ऐसा मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि बोनीफिश को मुझे अमोनोटैलिक एनिमल्स में रखना है। कैसे, क्योंकि अल्फाबेट में A के बाद में B आता है, तो बोनीफिशेस किसका एग्जाम्पल होगा, अमोनोटैलिक का होगा। मैं आपके साथ शेयर किया, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो उस तरह से याद हो सकते हैं, और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मैम, हमने अमोनोटैलिक एनिमल्स सीख लिया। अमोनिया को बाहर निकालने की प्रोसेस होता है अमोनोटैलिज्म करती है। एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, और बोनीफिशेस आर द एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटैलिक एनिमल्स। उसके बाद मैं एनसीईआरटी कुछ अमोनोटैलिक एनिमल्स के बारे में बता रही है कि इनकी बॉडी से कैसे अमोनिया बाहर निकलती है बच्चों, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। इनकी पूरी बॉडी से डिफ्यूजन होता है, पूरी बॉडी सरफेस से, और जो फिशेज होती है उनमें गिल्स की जो सरफेस होती है वहाँ से क्या होता है बच्चों, अमोनिया का डिफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना है बच्चों, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी के अंदर किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अमोनिया कौन सी फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है बच्चों, अमोनिया माइन के फॉर्म में बाहर निकलता है। इतना हमें अमोनिया के बारे में दिया हुआ है। देन फिर हमने बोला कि टेरेस्ट्रियल एडिप्टेशन कर लिया, क्योंकि जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल हैं, जो धरती पे रहेंगे, जो पानी में नहीं रहते हैं, उनके पास इतना पानी नहीं है बच्चों क्योंकि अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालें। तो उन्होंने टेरेस्ट्रियल एडिप्टेशन कर लिया, उन्होंने यूरिया और यूरिक एसिड जैसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बना लिए, जो क्या करते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यूरिया बॉडी से बाहर निकालेंगे बच्चों उन्हें बोलेंगे यूरियोटैलिक एनिमल्स। यूरियो इसमें कौन है, यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल हैं मैमल्स में हम भी आते हैं। तो हम क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं बच्चों, अपनी बॉडी से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यूरियोटैलिक एनिमल्स में बच्चों आपको ध्यान रखना, मैमल्स आएगा, मैराइन फिश आ जाएगी इसमें। ठीक है, मैमल्स आएगा, मैराइन फिश आ जाएगी, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएंगे।
ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल ध्यान है। उसके बाद में ध्यान रखिए बच्चों, यूरिया कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें किडनी का सिग्निफिकेंट रोल होता है। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करके क्या करती है, यूरिया को हमारी बॉडी से बाहर निकालती है और क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में चेंज किया जाता है हमारी लीवर के अंदर। अमोनिया किस में चेंज होती है बच्चों, यूरिया में चेंज होती है हमारे लीवर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। लीवर में कौन सा साइकिल चलता है, तो ऑर्निथिन साइकिल चलता है, या फिर जिसे हम बोलेंगे यूरिया साइकिल। और यूरिया का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया नहीं था, NH2CO NH2 ऐसे करके यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें ये ना ये कीटोन ग्रुप होता है, आपका उसमें पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, ऐसे होता है अमोनिया का फॉर्मूला। अगर मैं पूरा इसको लिखूँ तो ये CO कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इतना आपको फिर वो केमिस्ट्री में देखना है, यहाँ पे इतना जरूरत नहीं, आप बस फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। किसका फॉर्मूला बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है मैम, और यूरिया को बाहर निकालने में किडनी का रोल है, इतना हम देख लें। फिर आती है बच्चों यूरिक एसिड के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखना, यूरिक एसिड कम से कम टॉक्सिक है, मतलब सबसे कम टॉक्सिक है। इसको निकालने के लिए पानी की भी कम अमाउंट चाहिए। जो ये यूरिक एसिड होते हैं बच्चों, ये कौन सी फॉर्म में बाहर निकालते हैं एनिमल्स, या फिर पेस्ट की फॉर्म में, या फिर पैलेट की फॉर्म में, ऐसे पेस्ट सा बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बहुत कम पानी होता है इसमें। और हमने इसकी ट्रिक बनाई थी RBI और लैंड स्नेल। इसकी तो हमने ट्रिक बना रखी है RBI लैंड स्नेल करके। R से आ जाएगा रेप्टाइल, B से आ जाएगा बर्ड, I से आ जाएगा इंसेक्ट, और लैंड स्नेल तो खुद में एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, इतना हमने देख लिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बोला था आपको उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाना है, तो आई थिंक आपने बनाया होगा। प्लीज़ बच्चों जो बोला है वो किया करो, ऐसे अमोनिया यूरिया सबसे मैंने बोला था ना बनाना खुद से फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो आपने बनाना, आपकी हेल्प होगी इससे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में मिलेगा कि मैम जैसे जैसे हम क्या करते हैं एनिमल किंगडम में हम देखेंगे कि वैरायटी मिलती है। एस्केलेटरी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट वैरायटी में मिलता है। जो इनवर्टिब्रेट्स होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल्स है प्लांट एनिमल किंगडम में, उनमें तो कहते हैं सिंपल ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं, जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है उनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। वहीं पे जो वर्टिब्रेट्स है, जो हायर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, हायर एनिमल्स आ जाएंगे, उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलती है एक्सक्रेटरी ऑर्गन की। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम हायर में आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन किडनी होता है मैम। फिर हमने देखा कुछ वैरायटी देखी, जैसे सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा था, प्रोटोनेफ्रिडिया। मैंने बताया था आपको, इसका भी चार्ट बना है। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम क्या बोलते हैं, जो फ्लैम सेल बोलते हैं। ठीक है, हम वैरायटी देखिए किस टाइप की एनिमल किंगडम में वैरायटी मिलेगी। तो सबसे पहले हमने एक ऑर्गन देखा प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसे हम फ्लेम सेल बोलेंगे, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। और इसमें ये 4 एग्जाम्पल ध्यान रखें। सबसे पहले ध्यान रखें प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को बच्चों हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फ्लैट वो मतलब कीड़े, फ्लैट मतलब फ्लैट नहीं तो चपटा होना, मतलब एकदम ऐसे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, कीड़े ऐसे चपटे चपटे से होते हैं। तो इसलिए हमने क्या बोलते हैं, इनका डायग्राम बनाया हुआ है एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, आपको दिखाऊंगी। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों प्लेनेरिया। देन हमने देखा रोटीफर्स, देन हमने देखा सम एनिलिड्स, और लास्ट में आ जाएगा सिफेलोकोडेटा, जिसका एग्जाम्पल एम्फियोक्सस। तो एक हमारा ऑर्गन खत्म होता है उसमें मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स, एग्जाम्पल देखिए। और इसका मेन फंक्शन ध्यान रखना बच्चों, ये पूछा जा सकता है, इसका मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन करना है, बॉडी के अंदर वाटर और आयन का बैलेंस बना के रखना, ऑस्मो रेगुलेशन करना उनके। बट सेकेंडली फंक्शन देख ले तो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना भी फंक्शन है। प्राइमरी पूछे तो ऑस्मो रेगुलेशन इसका मेन फंक्शन है, किसका, प्रोटोनेफ्रिडिया का या फ्लैम सेल का। देन हमने एक सेकंड ऑर्गन देखा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया कुछ एनिलिड्स में मिलेगा, सम एनिलिड लाइक अर्थवॉर्म्स, और इसका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना और बॉडी का आयनिक बैलेंस और वाटर बैलेंस बना के रखना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करके रखना। थर्ड हमने ऑर्गन पढ़ा था बच्चों माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। हमने एक माल्फिजियन बॉडी भी पढ़ा है, जो हमारी किडनी के अंदर मिलेगा, जो एक जग स्ट्रक्चर होती है, बट वो अलग है। हमें पढ़ा माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कुछ इंसेक्टा में मिलेगा, और इंसेक्टा में हमें कॉकरोच को भी कंसिडर करके चलना है। कॉकरोच स्पेशली एनिसेट इंडिया, तो इसको कॉकरोच को हमें इंक्लूड करना है इंसेक्टा में। माल्फिजियन ट्यूब्यूल बनेगा, इसका काम क्या होगा बच्चों, वही नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना और ऑस्मो रेगुलेशन करना। लास्ट हमने एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखा था, किसमें, क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस और इंसेक्टा दोनों की दोनों आर्थ्रोपोडा की क्लास है। जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर क्रस्टेशियंस आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं। तो इंसेक्टा के अंदर तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है, वहीं पे क्रस्टेशियंस के अंदर एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं वो है। और क्रस्टेशियंस के अंदर आप एग्जाम्पल ध्यान रखें, प्रॉन बोलते हैं झींगा मछली को। ठीक है, और ये इसका काम भी क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो हमारा ये टॉपिक होता है खत्म, ये हमारी मुट्ठी में आएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों तुम गलत नहीं करके आएंगे, खुद से प्रॉमिस करो। देन बच्चों हमने देखा ह्यूमन का एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रेटरी सिस्टम की। हमारी हमें पता है बच्चों हमारे पास किडनी होगी, किडनी 2 है यानी 1 पेयर में है। मैम हमारे पास में यूरेटर है, वो भी 2 है यानी 1 पेयर में। मैम हमारे पास में जो यूरेथ्रा है वो 1 है। मैम जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 1 है। मैम जो किडनी होती है हमारी वो होती है रेडिश ब्राउन कलर की, बीन शेप होती है मैम। और मैम डोर्सल साइड में मिलेगी, पीछे वाली साइड में मिलेगी। मैम इसका जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सिचुएशन देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है हमारी बॉडी में, तो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर तक मिलेगी। ठीक है, इसकी पोजीशन ही है। मैम इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होती है, हमें देख लें। मैम इसका जो वेट होता है 120 से 170 ग्राम होता है, ये वेट ध्यान रखें, 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। मैम इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, इसकी विड्थ जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, इसकी थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। मैम हमें एक बात ध्यान रखें, जो किडनी है मैम उसके अंदर हमें एक नॉच देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम वो जगह जहाँ से ब्लड वेसल्स होगी, यूरेटर हो गया और क्या होगी, नर्व्स होगी एंटर करेगी। मैम
हाइलम के अंदर एक फनल शेप पार्ट होता है जिसे बोलते हैं पेल्विस। पेल्विस से मैम प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जिसे बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है मैम जो हमारा किडनी है हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाहर वाला जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे मैम कोर्टेक्स, अंदर वाला जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे मेडुला। और मेडुला पिरामिड में बटा होता है। मेडुला ऐसे इकट्ठा ना होकर ऐसे पिरामिड्स में बटा होता है। और कोर्टेक्स का वो वाला रीजन मैम जो मेडुला के अंदर तक रह जाता है उसे बोलते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ पर्टिनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके मैम। और मैम जो हमारी किडनी है उसके बाद हमें रीनल कैप्सूल देखने को मिलेगा। एक टफ कैप्सूल्स होता है जो क्या करेगा, किडनी का प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है मैम, इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है, इतनी बातें ध्यान रखनी। उसके बाद में क्या ध्यान है मैम, जो हमारी किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन। किडनी का फंक्शन यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है। और एक किडनी के अंदर हमें कितने नेफ्रॉन मिलते हैं, 1 मिलियन। और मिलियन में मैंने आपको चेंज कर बताया था, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो मतलब एक किडनी में 10 लाख है, इधर वाली किडनी में भी 10 लाख, इधर वाली किडनी में भी 10 लाख, तो टोटल मिला के 20 लाख नेफ्रॉन होंगे। और किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए तो बच्चों क्या होती है, नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ग्लोमेरुलस जो क्या होगा, गुच्छा होगा किसका, कैपिलरी का। और एक होता है उसका ट्यूब्यूल वाला पार्ट। तो एफरेंट आर्टियोल मैम, अब मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी डायग्राम किडनी का। डायग्राम बनाने तो वो आपके एनसीईआरटी वीडियो में वहीं से ही पढ़ा दूँगी आपको। ठीक है, वो डायग्राम कल मैंने डिस्कस नहीं किए थे, बनाऊंगी तो सही नहीं बनेगा, साथ में मैं डायग्राम बनाना इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब ड्राइंग फिर मैं उसी में समझा दूँगी। ठीक है, तो मैं बोल देती हूँ, आप ऐसे ही समझ लो। जो होता है ना वो नेफ्रॉन के बच्चों 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है ट्यूब्यूल वाला पार्ट। जो बच्चों ट्यूब्यूल है वो उसकी स्टार्टिंग होती है कप शेप के स्ट्रक्चर से जिसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब रीनल आर्टरी आती है ना, आर्टरी बच्चों पता है हमें क्या लेगी, प्योर ब्लड लेके आएगी किडनी को ब्लड देने के लिए। आर्टरी क्या करती है, एफरेंट आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। आर्टरी से छोटा था आर्ट्रियोल, सबसे पहले होगी एओटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। एओटा की डिवाइड हो जाती है जैसे रीनल आर्टरी में, हिपेटिक आर्टरी में, अलग अलग ऑर्गन को ब्लड देने के लिए अलग अलग आर्टरी में डिवाइड होगी, कैरोटिड आर्टरी में। फिर कहते हैं आर्टरी का छोटे वाला जो आर्टरी जो आगे डिवाइड होती है उसे बोलते हैं आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आएगी, ग्लोमेरुलस बनाएगी, कैपिलरी का गुच्छा बनाएगी और एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके चली जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर जो ट्यूब्यूल का सबसे पहले पार्ट होता है बोमन्स कैप्सूल। फिर ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आता है ट्यूब्यूल का, उसे बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक ऐसे हेयर पिन शेप पार्ट आता है, लिम्ब आती है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जाएगी, असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जाएगी। फिर एक वापस से कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आता है जिसे बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक स्ट्रेट पार्ट आता है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन आके खुलेंगे। यहाँ से एक नए नेफ्रॉन की डीसीटी आ गई, एक दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी आगे ओपन हो रही है, दूसरे नेफ्रॉन की डीसीटी कैसे ओपन हो रही है। तो ये बच्चों पूरी हमारे किसका पार्ट हो गया, नेफ्रॉन का पार्ट हो गया। बच्चों इसमें ग्लोमेरुलस और ये जो बोमन्स कैप्सूल इन दोनों को इकट्ठा मिला के क्या बोल देते हैं, माल्फिजियन बॉडी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माल्फिजियन बॉडी। में आपको दिखा देती है डायग्राम मेरा, कल मैं डायग्राम को डिस्कस नहीं किया था। इसमें हमने ग्लोमेरुलस, जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसको शामिल किया और हमारी बोमन्स कैप्सूल को शामिल किए। इनको मिला के हम दोनों को मिला के क्या बोलेंगे बच्चों, माल्फिजियन बॉडी बोलेंगे या फिर रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखें, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना कि बच्चों हमारा जो पीसीटी है, हमारा जो डीसीटी और जो हमारा माल्फिजियन बॉडी है, ये तीनों के तीनों पार्ट कहाँ पे होते हैं, किडनी के कोर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं। ये मेडुला के जैसे मान लो तो कोर्टेक्स वाले पार्ट में मिलेंगे तीनों के तीनों पार्ट। वहीं पे हमारा जो हेनले लूप है बच्चों वो मेडुला के अंदर डीप तक भी जा सकता है। अगर डीप तक जाएगा तो उसे बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर ऊपर तक जा रहा है, डीप तक नहीं जा रहा तो उसे बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मेजॉरिटी नेफ्रॉन कॉर्टिकल होते हैं, बहुत कम होते हैं जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है मैम फिर जो एफरेंट आर्टरियोल आती है ना वो क्या करती है, जैसे डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। कल मैं डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया था, टाइम देखो। जो एफरेंट आर्टरियोल आई बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल क्या कर लिया, इसने पूरे नेफ्रॉन के बाहर क्या बना लिया, एक पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बना लिया। और इसने जो बनाया है किसके बाहर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाई है किसके बाहर, हेनले लूप के बाहर, उसे बोलेंगे वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा और हेनले लूप के अंदर चलती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, सीसी मैकेनिज्म, जिससे क्या होता है हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, वासा रेक्टा और हेनले लूप के बीच में कौन सी मैकेनिज्म चलती है, काउंटर करंट सीसी मैकेनिज्म चलती है, जिससे हमारा यूरिन क्या होता है कंसनट्रेट होता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, हम पानी के लॉस को कम कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्या करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है मैम, तो ये बच्चों मैंने कल का लेक्चर आपके सामने रिवाइज किया और डायग्राम रहेगी, मैं डायग्राम आपको करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं करवाऊंगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। ये कल वाला लेक्चर पूरा मैंने आपके सामने डिस्कस किया है और जैसे मैंने बोला वैसे ही बच्चों आपकी मुट्ठी में होना चाहिए लेक्चर, आपको भी वैसे ही बोलना है। और मुझे पता है वो तो हो भी गया होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार चेक कर लो कोई बात रह तो नहीं गई, आई थिंक कोई बात नहीं रही है। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आएगी, एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके जाएगी, मैंने बता चुकी है ना। ठीक है बच्चों, ह्यूमन का एक 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। वेट पढ़ लिया हमने। फनल शेप स्ट्रक्चर जिसे पेल्विस बोलेंगे, पेल्विस से जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं उन्हें कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, टफ कैप्सूल होता है जिसे रीनल कैप्सूल्स बोल देंगे।
कॉर्टेक्स होता है, मेडुला, मेडुला पिरामिड में डिवाइड होता है जिसे मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पेज पे हमने सारे देख लिए, कौन एमिनोटैलिक है, कौन यूरियोटैलिक है, कौन यूरिकोटैलिक एनिमल्स है, ठीक है। और ये बात है कि कुछ अमाउंट में हम क्या करते हैं, यूरिया हमारी किडनी के मैट्रिक्स में स्टोर करके रखते हैं, क्यों, हमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी होती है। ये बात आप ध्यान रखना। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ गई ना तो बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है वो इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है बच्चों। यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के लिए पेज नंबर आई थिंक ये आ जाओ, एनसीईआरटी ओपन कर लो, हमने रिवाइज कर लिया कल वाला। सारे अपने अपने भगवान जी को याद करो कि हम अच्छे से सद्बुद्धि थी, हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को अपनी मुट्ठी में कर पाए। देखो क्या लिखा हो टॉपिक का नाम बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन। हम क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस नेमली। अब इनका नाम दिए पहले तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ही बना दे एग्जामिनर कि यूरिन फॉर्मेशन के कितनी मेन प्रोसेस होती है, तो 3 मेन प्रोसेस होती है, 3 मेन प्रोसेस होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है मैम। सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन, फिर हम क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। एंड थर्ड इज सिक्रेशन, फिर हम क्या करेंगे, सिक्रेशन करेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए बच्चों 3 मेन प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रेशन। दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और हमें पता है नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, तो ये कहाँ पे चलेगी, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है मैम। हमने अभी तक पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन में एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 प्रोसेस होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। तीनों की तीनों प्रोसेस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में देखने को मिलती है, ठीक है मैम। ये बात होती है खत्म। नेक्स्ट अब देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। हमें पता है फर्स्ट स्टेप क्या बच्चों, फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यस बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या, हमें हमारे ब्लड को फिल्टर करना है। ब्लड को फिल्टर करना है मतलब ब्लड के अंदर जो यूरिया उसे तो बॉडी से उससे तो क्या करना है, बाहर निकालना है। फिल्ट्रेशन का काम यही होगा। फिल्टर करते हैं तो छलनी से कोई चीज़ छानते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो चीज़ें बेकार होती है उसको छलनी में ऊपर रख लेते हैं, पानी को नीचे भेज देते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ नींबू पानी बनाया है, नींबू के बीज आ गए तो क्या करेंगे, छलनी से छान लेंगे, नींबू के बीज ऊपर रह जाएंगे और क्या करेगा, फिल्ट्रेशन नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेशन का काम ये होता है। वैसे ही फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, हमारी यूरिन फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या होगा कि मान लो ये क्या है, ग्लोमेरुलस आया, ये ग्लोमेरुलस का कुछ है, ये बोमन्स कैप्सूल है, ए फ्रंट आर्टरी ब्लड लेके, ई फ्रंट आर्टरी ब्लड लेके चली गई, ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिया निकाल लेते हैं, यूरिया यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और ब्लड को वापस हम यहाँ पे भेज देंगे, जो अच्छी चीज़ें उसको, तो जो गंदी चीज़ें उसको फिल्टर कर लिया हमने, ठीक है। जैसे हम घर पे पानी नहीं लगाते, क्या वो फिल्टर नहीं लगाते, आरओ नहीं लगाते, तो क्या कर लेते हैं, गंदी चीज़ को फिल्टर कर लेते हैं। तो पानी जो अच्छा पानी उसे तो क्या कर लेते हैं, हमें दे देते हैं, और जो गंदी चीज़ें हैं वो क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वैसे क्या करेंगे, किडनी के अंदर रख लेंगे हम गंदी चीज़ें जो है, इसको सूसू के थ्रू बाहर निकालनी है हमारी बॉडी से। यूरिया को क्या कर लिया, किडनी अंदर नेफ्रॉन क्या करते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं, बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ गया, और ब्लड को वापस भेज दिया बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो ये फिल्ट्रेशन का काम होता है। ऐसे हम करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम ही से दिया क्योंकि फिल्ट्रेशन का होता है ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये बात एनसीईआरटी लिखी, ये कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल दिया। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। अब देखो, 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर लेते थे उसे हमने क्या बोला था बच्चों, कार्डिक आउटपुट बोला था। आपको याद है, कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन यही थी कि 1 मिनट के अंदर हमारे वेंट्रिकल्स जो ब्लड को पंप करते हैं उसे हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, जो था कितना, 5000 ml। ये लीटर में बोलो तो 5 लीटर था। और किडनी 1 मिनट के अंदर पर मिनट कितना फिल्टर करती है ब्लड को, कितना फिल्ट्रेशन होता है, 1100 से 1200 ml। तो 5000 का 1/5 कितना होता है, 5000 का 1/5 निकालूंगी तो 1000 आएगा ना। तो रफली इन्होंने क्या बोलते हैं, ये रफली 1/5 पार्ट है किसका, ब्लड का। आई होप आपको समझ में आएगी मैथ जो मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये बात ध्यान रखते हैं कि क्या होता है बच्चों, 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी में पर मिनट में, ठीक है। जो कितना पार्ट है हमारे कार्डिक आउटपुट का, हमारा वेंट्रिकल जो 1 मिनट के अंदर ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट है। यस मैम, हम समझिए, रफली लगाए, रफली इसलिए लगाए क्योंकि 1/5 वैसे 1000 आएगा, तो इन्होंने 1100-1200 को अप्रॉक्सीमेटली रफली 1/5 बोलते हैं, ठीक है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्टर ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब देखो, जैसे हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पढ़ी थी रेस्पिरेशन में, वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन, हमारी जो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि फिल्ट्रेशन होगा क्यों, कोई ना कोई प्रेशर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो यूरिया वो नीचे आएगा, तो वो प्रेशर होता है कैपिलरी में ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, देखो, जब भी आपने डायग्राम देखा होगा, मैंने कभी भी ये डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे,
तो मैं एफरेंट आर्टिकल को थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ, फिर मैं यहाँ पे ग्लोमेरुलस का गुच्छा बना देती हूँ, और एफरेंट आर्टिकल को मैं पतला बनाती हूँ। और ये हमारा आ गया बोमन्स कैप्सूल, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा। आगे सारी प्रोसेस पीसीटी डीसीटी आ गई, मैं बनी बना दी। देखो, तो एफरेंट आर्टिकल जो है बच्चों, एफरेंट आर्टिकल उसका डायमीटर ज़्यादा है, और जो मैंने एफरेंट आर्टिकल बनाई है, जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही है एग्जिट करी, उसका डायमीटर कम है। तो जो पानी आ रहा है जिस पाइप में से, वो तो मोटी है, तो यहाँ पे ब्लड कुछ टाइम के लिए ठहरेगा, यहाँ पे ब्लड कुछ टाइम के लिए रुकेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यूरिया हमारा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो पाइप से पानी आ रहा है, जो पाइप से ब्लड आ रहा है, वो तो मोटी है और जा कम रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहर रहे हैं ना, कुछ टाइम के लिए हम रोक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उस ब्लड जो यहाँ पे रुका, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन होता है कि ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेशर की वजह से। ठीक है मैम, ये बात हमें ध्यान रखनी। उसके बाद नैन्सी आंटी क्या बोल रही है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर से होता है। देखो कौन कौन सी, मैं आपको वापस से अब खुद आपको ध्यान रखो। एफरेंट आर्टिकल आप बड़ी बनाओगे, कभी भी एग्जाम में बना के आओगे, कोई बच्चा 11th का देख रहा है, कोई जिसका रिटर्न एग्जाम होगा, कोई वो दे रहा है स्कूलिंग, और एफरेंट आर्टिकल को पतली बना लें। और यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल आ गया। अब देखो, मुझे ये बताओ, ग्लोमेरुलस क्या कैपिलरी तो है, कैपिलरी का गुच्छा है, तो कैपिलरी की जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम बोलते हैं, हम पढ़ के आए हैं। और कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ऐसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनती है कैपिलरी की वॉल। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ, मुझे नेमिंग लिखने की जगह मिल जाएगी। एफरेंट आर्टिकल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टिकल, बोमन्स कैप्सूल। देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलर एपिथेलियम, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम बोल सकते हैं। कैपिलरी की एपिथेलियम होगी, और कैसी होगी, एंडोथेलियम होगी। एंडोथेलियम ब्रैकेट में लिख लो, एंडोथेलियम। फिर यहाँ पे बीच में ये जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ है, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल आप लिख सकते हो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल ऐसे लिख रही हूँ। और इन दोनों के बीच में बच्चों एक सबस्टांस होता है, जिसे बोलेंगे बेसमेंट सबस्टांस या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोले। तो इन तीनों को मिला के बच्चों हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को मिला के बच्चों हमारी बनेगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कौन सी बनेगी, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। यही सेम, ऐसी ही सेम मेम्ब्रेन बच्चों हमने किस में देखी थी, डिफ्यूजर मेम्ब्रेन में देखी थी, जहाँ पे हमारी कैपिलरी की एंडोथेलियम थी, हमारी क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, वहाँ पे एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम थी, यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल की स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई। वहाँ पे बोमन्स एल्वियोलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम ऊपर थी और नीचे कैपिलरी थी। यहाँ पे क्या गया, बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम नीचे आ गई और एंडोथेलियम ऊपर आ गई। बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती है बच्चों, हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है। एनसीईआरटी भी वही लिखती है। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 1/5 पार्ट होता है रफली, 1100 से 1200 ml ब्लड एंटर करते हैं पर मिनट किडनी के अंदर, और क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट हो गया। और हमने क्या देख लिया कि ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। कॉजेज किसकी वजह से होते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। और 3 लेयर कौन कौन सी है, देखो, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम आ गई, यस मैम। The epithelium of Bowman's capsule and the basement membrane between these 2 layers, और इन दोनों layers के बीच में basement membrane की। ओके मैम। The epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in a intricate manner so as to leave some minute space called filtration slits और slit pores। देखो क्या होता है, जो हमने पढ़ा है ना Bowman's capsule के epithelium, Bowman's capsule के epithelium क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इन्हें बोलते हैं पोडोसाइट। ये बात ध्यान रखोगी, एपिथेलियम सेल जो होती है बोमन्स कैप्सूल की पोडोसाइट बोला जाता है, और ये इस मैनर में अरेंज होती है, जिससे क्या होता है, कुछ माइन्यूट पोर बन जाते हैं, जिन्हें स्लिट पोर बोलते हैं या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। स्लिट का मतलब होता है पोर, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इन ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखो क्या बोलिए, मैं पहले सेल बना देती हूँ। देखो ये हमारा आया ग्लोमेरुलस, ये मानिए एफरेंट आर्टरियो मोटी बनाई, यहाँ पे ग्लोमेरुलस का गुच्छा आ गया, एफरेंट आर्टरियो पतली बनाई, और ये बोमन्स कैप्सूल है। देखो बोमन्स कैप्सूल की जो सेल्स होती है उन्हें पोडोसाइट होते हैं, उनके ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसी, और इनके बीच में स्लिट पोर्स बन जाते हैं, जहाँ जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो ये बात है, ये बोमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम उन्हें बोलेंगे पोडोसाइट सेल, उसकी सेल्स कैसी होती है, पोडोसाइट सेल्स होती है, और इनके बीच में क्या बन जाते हैं बच्चों, स्लिट पोर्स बन जाते हैं, या फिर जिन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। दोनों एक चीज़ के दोनों में फिल्ट्रेशन स्लिट भी ध्यान रखो, फिल्ट्रेशन स्लिट, और इनसे क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होकर आया है कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होकर फिल्ट्रेट आया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और प्लाज्मा को कॉन्स्टिट्यूशन सेम सा होता है, बस कुछ डिफरेंस होती है। यहाँ पे प्रोटीन नहीं होती, प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन आती है, यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आती, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यूरिया आ जाएगा।
यहाँ पे ग्लूकोज भी आ जाता है, ग्लूकोज छोटा तो ग्लूकोज भी आ जाता है। ग्लूकोज को वापस रीअब्सॉर्ब करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हमने सेकंड इसलिए रखा है, जो अच्छी चीज़ें हमारी इस फिल्ट्रेशन के अंदर आ गई हम वापस उन्हें रीअब्सॉर्ब कर लें, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं आती और क्या नहीं आते, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते। और यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन जो होता है वो प्रेशर के थ्रू, प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर में क्या होने की वजह से, डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब एनसीईआरटी बोल रही है, देखो the epithelial cells, oh shit, the epithelial cells of Bowman's capsule called podocyte, जो Bowman's capsule के epithelial cells होने क्या बोलेंगे, podocyte बोलेंगे, are the arranged in intricate manner so as to leave some minute space called the filtration slit or slit pores। कुछ minute space बन जाते हैं, कुछ minute pores बन जाते हैं जिन्हें slit pore बोलते हैं, फिर filtration slit बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, ब्लड क्या करेगा, इन मेम्ब्रेन से क्या करेगा, फिल्टर होगा। दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द ऑल द, ऑलमोस्ट तो सब होंगे कॉन्स्टिट्यूट, पर एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्रोटीन्स को छोड़ के। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो है वो उनका साइज बड़ा होता है, वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उससे पास नहीं कर सकती और माइन्यूट पोर में से नहीं आ सकते। देयरफॉर इट इज कंसीडर एज ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। मैं इतनी बात समझ में आएगी। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। अब हमें जीएफआर की डेफिनेशन ध्यान है, जो किडनी ने पर मिनट के अंदर फिल्ट्रेशन बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलेंगे। बनाया नहीं, जो इस रेट से बनाए। देखो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट का वो अमाउंट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, फिल्ट्रेट का वो अमाउंट जो किडनी ने 1 मिनट के अंदर बनाया उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं। जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलीलीटर पर मिनट। और 1 मिलीलीटर के अंदर कितना होता है बच्चों, 1 मिनट के अंदर 150 मिलीलीटर, और इसको हम डे में कन्वर्ट करेंगे तो 180 लीटर पर डे आ जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर की हमें डेफिनेशन जानेंगे, द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट का वो अमाउंट फॉर्म्ड बाय द किडनी के द्वारा बनाया गया, कितने मिनट में, पर मिनट में। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, जिसका अमाउंट कितना होता है बच्चों, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 125 मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर पर मिनट। और अगर हम इसको डे में कन्वर्ट करेंगे, एक डे में कितना जाएगा, 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा एक डे में बन जाता है, ठीक है मैम। अब देखो, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस, जेजीए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो फिल्ट्रेशन रेट है इसे मेंटेन करके रख सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हमने ज़्यादा पानी पी लिया तो हमें ज़्यादा सुसु आता है, ये बात तो हमने ऑब्जर्व की होगी। सर्दियों में हमें ज़्यादा सुसु आता है, हम चाय कॉफ़ी पी लेते तो हमें ज़्यादा सुसु आता है। हम जब पानी कम पीते हैं, मान लो हम कहीं पे ऐसे चले गए, हम बाहर चले गए, हमारे पास 1 बोतल पानी था, हम पूरा दिन लग गया हमें वहाँ पे, हमने कम पानी पिया, हमारे पास पानी नहीं था पीने के लिए, तो हम कम सुसु आएगा। ये बात आपने नोटिस की होगी। तो किडनी क्या करती है, जो अपना ये 150 मिलीलीटर पर मिनट का जो फिल्ट्रेशन रेट है ना, इसे मेंटेन करके रखती है। अगर हम कम पानी पिए तो किडनी क्या करेगी, सुसु कम बाहर निकालेगी, जिससे ये फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो। अगर हम ज़्यादा पानी पिए तो किडनी ज़्यादा सुसु बाहर निकालेगी, जिससे फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन हो। तो ये बात एनसीईआरटी लिखी है, द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, किडनी ने एक मैकेनिज्म बिल्ट कर रखी है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, जिससे क्या कर सके, हम हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर सके। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस। ऐसी ही एफिशिएंट मैकेनिज्म कौन करता है, कौन प्ले करता है किडनी में, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेटस। देखो जक्स्टा का मतलब होता है पास में, ग्लोमेरुलर एपेटस यानी जो हमारी ग्लोमेरुलस है उसके पास में कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करके रखती है। JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। देखो आप ये डायग्राम देखो, इस टाइप के डायग्राम के अंदर जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इसकी जो एफरेंट आर्टियोल लिखी है ना, देखो वापस से पढ़ा देती हूँ आपको। देखो एफरेंट आर्टियोल लिखी है, मैंने आपको दिखा दिया एफरेंट आर्टियोल का है और क्या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का है।
तो इन जेजी सेल्स, ये जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमें कहाँ देखने मिलते हैं, इसको मार्क कर लोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेजी एपरेटस है, जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, वो एक सेंसिटिव रीजन होता है और किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है किसका, डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल्स का एंड इफेरेंट आर्टियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। जहाँ पे कॉन्टैक्ट करती है उनके लोकेशन पे क्या होता है, एफरेंट आर्टियोल के लोकेशन पे और डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल डीसीटी के। ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। जैसे ही क्या होगा, जीएफआर गिरेगा, फॉल होगा, जीएफआर क्या हो गया, कम हो गया बच्चों, वैसे ही हमारे जो जेजी सेल हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जो कहाँ पे है, मॉडिफिकेशन सेल्स है, एफरेंट आर्टियोल पे जो सेल, जो आर्टियोल क्या करिए, ब्लड लेके आ रही है, और हमारी डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल डीसीटी पे वो क्या करती है, क्या रिलीज करेगी बच्चों, हमें पेस उसे ही निकाल लेना, वो क्या रिलीज करेगी बच्चों, रेनिन रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी बच्चों, रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर बैक टू नॉर्मल। जो क्या करेगा बच्चों, हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो 150 मिलीलीटर पर मिनट है। इतना ब्लड क्या करती है, इतना फिल्ट्रेट क्या करती है किडनी 1 मिनट के अंदर बनाती है, 150 मिलीलीटर, और 180 लीटर पर डे है। अब क्या हो गया, इसमें मान लो कोई कमी आ गई, कोई कमी आ गई या फिर ज़्यादा हो गई है, पानी कम पी लिया, पानी ज़्यादा पी लिया, कुछ इस टाइप का हमारी बॉडी के अंदर कुछ हम हो गया हमारे साथ में मान लो, तो क्या करता है, एक एपरेटस है जिसका नाम है जेजीए या फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो क्या है, कुछ सेल्स का मॉडिफिकेशन है। कौन सी सेल्स है, डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल डीसीटी की और एफरेंट आर्टियोल की सेल्स में मॉडिफिकेशन होकर क्या बनाती है, ये एपरेटस बनाती है। जैसे ही हमारा जीएफआर गिरता है, वैसे ही हमारी जेजी से एक्टिवेट हो जाती है और क्या रिलीज कर देती है, रेनिन रिलीज कर देती है, जो क्या करता है, हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट कर देगा और क्या होगा, हमारा जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके मैम, एक कंपेरिजन, अब हम क्या करें, कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, किस में करें, अब देखो पढ़ो, एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है उसमें formed per day 180 liter. What is that urine released 1.5 liters suggested that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. This process is called reabsorption. देखो क्या होता है, हमने ये देखा कि हमारा जो किडनी है वो 180 लीटर पर डे का फिल्ट्रेट बना रही है, तो क्या इतना सूसू जाती है हम 180 लीटर एक दिन में? अगर इतना सूसू जाने लग गया हम 180 लीटर, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हमारा सूसू होता है कितने, 1.5 लीटर। एनसीईआरटी लिखो डाटा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही कि मैं तो 2 लीटर सूसू करके आता हूँ, मैं 1 लीटर सूसू करके आता हूँ, मैं कुछ नहीं बता रही। एवरेज एनसीईआरटी लिखा 1.5 लीटर सूसू करके आते हैं। अब कोई 2 लीटर करके आता हो, कोई 1 लीटर, वो अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है, वो आप अपने आप से हिसाब से देख लें। पर एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन है ना नीट में, तो 1.5 लीटर करके वहाँ पे अड़ मत जाना कि मैं तो 2 लीटर करके आता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, 1.5 लीटर सूसू कर रहे हैं, मतलब फिल्ट्रेट जो हमारी बॉडी से बाहर निकालने, सूसू बाहर निकालने हैं। और जो फिल्ट्रेट या मतलब किडनी जो बना रही है वो 8 लीटर पर डे बना रही है। तो क्या ये कैसे हो रहा है मैम? ये एनसीईआरटी बोले 99% बच्चों हम वापस से रीएब्जॉर्ब करते। सेकंड स्टेप हमने रीएब्जॉर्प्शन ही पढ़ा है। जो पानी क्या होता है, कई बार क्या होता है, पानी जो आ गया बोमस कैप्सूल के अंदर, पानी आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, जो अच्छी चीज़ें आ गई है उन्हें हमारी किडनी क्या कर लेती है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है बच्चों। तो सेकंड प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन यही है कि जो 180 लीटर पर डे बनता है वो वापस से हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है। लास्ट में कितना सूसू बनता है, 1.5 लीटर पर डे का बनता है। तो 180 लीटर बना तो है, बट वो वापस से क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, ओके मैम, इतना हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमोनिया एसिड एंड अमीनो एसिड नहीं बच्चों, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are reabsorbed by the passive transport. Reabsorption of water also occurs passively in the initial segment of the nephron. देखो अब हम किस किस चीज़ को रीएब्जॉर्ब करेंगे, हम 3 चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करेंगे। ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करेंगे, अमीनो एसिड को रीएब्जॉर्ब करेंगे और सोडियम को रिलीज करेंगे, रीएब्जॉर्ब करेंगे। वो भी कौन सी प्रोसेस से, एक्टिव प्रोसेस से। अभी बात ध्यान रखनी है। एटीपी यूज करके हम हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं, सॉरी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बच्चों हम इतनी मेहनत से तो पैसे कमाते हैं, खाना खाते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए, तो क्या हम वो सूसू में बाहर निकाल देंगे? इसलिए थोड़ा ना हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सूसू में नहीं जाने। एक एटीपी खर्च कर लेंगे, बट उसे हम वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ों आंखें बंद करके बोलो कौन सा एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम आयन का होता है, ग्लूकोज का होता है मैम, और अमीनो एसिड का होता है, इनका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जो पानी है
वो पैसिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के, जैसे बोमन्स कैप्सूल हो गया, इनिशियल सेगमेंट हो गया, जैसे वो क्या पीसीटी हो गया, हैनले लूप हो गया, इनिशियल सेगमेंट हो गया नेफ्रॉन का। यहाँ से क्या होता है, हमारा जो पानी है वो पैसिवली क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वहीं पे बच्चों एक बात और ध्यान, नाइट्रोजिनस वेस्ट, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी हम रीएब्जॉर्ब करते हैं, वो भी कैसे, पैसिवली। क्योंकि हमने ये देखा है, क्योंकि देखो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली कैसे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो आया है, क्या है, फिल्ट्रेट आया है, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया जाता है, और जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कम है, तो थोड़ा सा अमाउंट में पैसिवली भी चला जाते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में जाता है। ऐसे नहीं कि हमें यूरिया तो बाहर निकाला, मैम उसे रीएब्जॉर्ब करें, थोड़ी सी अमाउंट में जाएगा, जितना आया उतना नहीं जाएगा, थोड़ी सी अमाउंट में जाएगा। तो कुछ मात्रा में, माइन्यूट मात्रा में, यहाँ पे माइन्यूट लिखा भी होगा, कुछ मात्रा में लिखा होगा, देखो कुछ मात्रा में जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, वो थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब हो जाता है पैसिवली। रीएब्जॉर्प्शन दो तरीके से देखा, पैसिवली देखा, एक्टिव देखा। एक्टिव 3 चीज़ों का करना है, अमीनो एसिड का करना है, सोडियम का करना है, ग्लूकोज का करना है। वहीं पे जो वाटर है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे होंगे, पैसिव रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। हमने देखा मैम रीएब्जॉर्प्शन करते हैं क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हम 180 लीटर पर डे का बनाए तो इतना सूसू हम नहीं करते, हम 1.5 लीटर सूसू कर कहते हैं। 99% क्या होता है मैम, हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट पार्ट में। ओके मैम, लास्ट एक बच गया सिक्रीशन, अब वो पढ़ लो। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है मैम, यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सबस्टेंस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। क्या सीक्रेट करेंगे, 3 चीज़ सीक्रेट करेंगे, 3 चीज़ जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया था, 3 चीज़ सीक्रेट करेंगे, H+, K+ और क्या करेंगे, अमोनिया। इनको क्या कर देंगे, सीक्रेट कर देंगे, अमोनिया, अमोनिया की स्पेलिंग कर सकती। 3 चीज़ें रीअब्जॉर्ब की थी, Na+, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, और 3 चीज़ें सीक्रेट करेंगे, H+, K+ और अमोनिया। Tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps the maintenance of ionic and acid balance of the body fluid. Secretion का भी क्या बच्चों एक मेन स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, क्यों, क्योंकि किस में हेल्प करता है बच्चों, ये मेंटेन करता है हमारे आयनिक बैलेंस और बॉडी फ्लूइड बैलेंस को। क्योंकि मान लो H+ हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है ब्लड में, तो H+ को हमने सीक्रेट करती है, K+ ज़्यादा तो K+ को सीक्रेट करती है, क्योंकि हमें हमारे आयन का भी बैलेंस बना के रखना, हमारे वाटर का भी बैलेंस बना के रखना, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करके रखना हमारे। तो सिक्रेशन जो है बच्चों किस में हेल्प करता है, बॉडी के आयन बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड का बैलेंस बनाने में और आयन बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन बनाने में हेल्प करता है। और सिक्रेशन 3 चीज़ों करते हैं, H+ का सिक्रेशन कर देंगे, K+ का और अमोनिया का, और कहाँ पे करेंगे, इस फिल्ट्रेट के अंदर इसको सिक्रेट कर देंगे। ठीक है, फटाफट से मेरे साथ में बोलेंगे आंखें बंद करके। हमने भी क्या देखा बच्चों, हमने भी देखा यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है बच्चों। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रेशन, और ये रीनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट पार्ट में चलते हैं। मैम सबसे पहले हमने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है बच्चों। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आती है, उसका डायमीटर होता है ज़्यादा, एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके जाती है, उसका डायमीटर होता है कम। तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, फिल्टर आ जाता है। एक प्रेशर के अंदर होता है, इसलिए हम इनसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एक प्रेशर के अंदर ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए हम इनसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। जो हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। हमारा जो ग्लोमेरुलर है उसकी एंडोथेलियम आ जाएगी, हमारा जो बोमन्स कैप्सूल है उसकी एपिथेलियम आ जाएगी, और उन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। जो हमारा बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती है, कुछ स्पेशल सेल्स मिलती है जिन्हें पोडोसाइट बोलते हैं, और ये पोडोसाइट इस मैनर में अरेंज हो जाती है जिसमें यहाँ पे स्लिट पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं, जिन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोलते हैं। और इन स्लिट से क्या होता है बच्चों, हमारा फिल्ट्रेशन अंदर आ जाता है, मतलब बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। जो बच्चों फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेट है, और जो क्या है बच्चों, क्या है, प्लाज्मा है, उसका कॉन्स्टिट्यूट में डिफरेंस होता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं होता फिल्ट्रेट के अंदर, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है तो वो क्या नहीं आ सकता, फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आ सकता। फिर हमने देखा मैम जो फिल्ट्रेशन होता है वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml क्या होता है, किडनी के अंदर पर मिनट ब्लड आता है, और ये हमारे कार्डियक आउटपुट का जो हमारा वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट है रफली। जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की हमने डेफिनेशन देखी, द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कितनी 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है। ठीक है मैम, और डे में देखते हो 180 लीटर पर डे आ जाएगी। फिर हमने देखा कि मैम इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को हमारी किडनी मेंटेन करके चलती है, जिसके लिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और ये किससे बनते हैं मैम, डिस्टल कॉलोनिटी ट्यूब्यूल DCTP और एफरेंट आर्ट्रियोल, जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या होती है, कुछ सेल्स होती है मॉडिफाई होकर जेजी सेल्स बना देती है, जो क्या बनाता है, ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाता है। जैसे ही हमारा GFR गिरेगा वैसे ही हमारी जेजी से एक्टिव हो जाएगी, और क्या सीक्रेट करेगी, रेनिन सीक्रेट करेगी, और रेनिन क्या करेगा, हमारे जो ब्लड फ्लो है ग्लोमेरुलस के अंदर उसको बढ़ा देगा, और क्या कर देगा, हमारे GFR को वापस से नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। ठीक है मैम, ये बात हमने देखी। फिर हमने देखा मैम कि जो हमारा रीअब्जॉर्प्शन है, हम क्या कहते हैं 180 लीटर पर डे बनाते हैं, बट सूसू कितना कहते हैं 1.5 लीटर। तो 99% क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन किसका करते हैं, एक्टिव भी करते हैं, पैसिव भी करते हैं। वाटर पैसिव जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी पैसिव जाएंगे। वहीं पे हमारा जो अमीनो एसिड है, वहीं पर जो हमारा जो सोडियम आयन है, वहीं पे हमारा जो ग्लूकोज है, इनको क्या करेंगे, एक्टिवली ATP खर्च क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे। फिर मैम सिक्रेशन का भी क्या मैम एक मेन रोल है, मेन स्टेप है किसमें,
यूरिन फॉर्मेशन में। और किस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं हम? 3 चीज़ों का सिक्रेशन करेंगे, H+ का करेंगे, K+ का करेंगे और अमोनिया का करेंगे। और सिक्रेशन का मेन रोल क्यों है, मेन स्टेप क्या है? क्यों? क्योंकि मैम ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को और हमारे आयन के बैलेंस को। ठीक है मैम, इतना बात हमें ध्यान है यूरिन फॉर्मेशन में। अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेती हूँ कोई चीज़ है तो नहीं की। देखो 3 स्टेप ओके। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमने देख ली, 1/5 तरफ ये भी हमने देख लिया, एंडोथेलियम सारी हमने देख ली, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने देख लिया। खुद से ये जो बोलना है बच्चों, मैं जो बोला खुद से बोलो, आंखें बंद करके पूरा चैप्टर आप जितना हमने पढ़ लिया खुद से रिवाइज करूँगी। जे हेल्थ देख लिया हमने, GFR देख लिया। यस बच्चों, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ये यूरिन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा बच्चों वो आपके सामने फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जो हमारा ट्यूब्यूल्स पढ़ा हमने, ट्यूब्यूल पढ़ा रीनल ट्यूब्यूल्स, उसके फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी PCT। PCT का फंक्शन देखेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी PCT। PCT is lined by simple cuboidal brushboard epithelium which increases the surface area for reabsorption। देखो क्यूबॉइडल होगी तो क्यूबॉइडल ऐसी सेल्स होती हैं, और ब्रश बॉर्डर होगी तो इनकी सेल्स ऐसी ब्रश बॉर्डर होगी। जो हमारी PCT है उसकी सेल्स ऐसी होती हैं, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, आप इसको मार्क करके चलोगे। PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये क्या करेगी बच्चों? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी फॉर रीएब्जॉर्प्शन। किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसकी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो सके। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब बाय द सेगमेंट। 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है बच्चों वो कौन कर देता है? हमारा PCT कर देता है। PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate by the absorption of the bicarbonate from it। अब देखो क्या पढ़ना है हमने इस PCT में? मैम हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किसके? ट्यूब्यूल के। सबसे पहले मैम हमने किसको स्टार्ट किया? PCT को स्टार्ट किया। जैसे ही हमने PCT को स्टार्ट किया, सबसे पहले तो NCERT में बता रही कि PCT मिलकर किससे बनी है? PCT मिलकर बनी है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जिसकी सेल्स मैंने आपको बना के दिखा दिया ऐसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और ये क्या करती है बच्चों? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। और 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है, वो कहाँ पे हो जाएगा? PCT में हो जाएगा। PCT साथ ही साथ में किस में हेल्प करती है बच्चों? PCT साथ ही साथ में हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करना? में pH को मेंटेन करना और हमारे आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना है बॉडी फ्लूइड के। कैसे होता है बच्चों? सिलेक्टिव सिक्रेशन करते हैं। हमने पढ़ा था सिक्रेशन किसका होगा? H+ का होगा, K+ का होगा और अमोनिया का होगा। तो अब PCT में हम किसका सिक्रेशन करेंगे? हाइड्रोजन आयन यानी H+ का सिक्रेशन करेंगे, अमोनिया का सिक्रेशन करेंगे फिल्ट्रेट के अंदर, और एब्जॉर्ब कर लेंगे किसको? बाइकार्बोनेट आयन को। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे? बाइकार्बोनेट आयन का करेंगे PCT में, और सिक्रेट किससे करेंगे? H+ को करेंगे, अमोनिया करेंगे। अब ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है मैम, फिर उसके बाद में आता है हेनले लूप। देखो हेनले लूप, reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolality of medullary interstitial fluid. The descending limb of loop of Henle is permeable of water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water but allow transport of electrolyte actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to passage of electrolyte the medullary fluid. देखो क्या बोल रहे हैं NCERT ने, हेनले लूप जो है उसकी 2 लिम्ब होती है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। जो हमारा हेनले लूप है, देखो हेनले लूप के बारे में हम 2-4 बातें ध्यान में मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो ये बच्चों हमारा हेनले लूप ऐसे करके हेयर पिन शेप में होता है, U शेप में होता है हेनले लूप। हेनले लूप ये किस साइड आएगा बच्चों? हेनले लूप। हेनले लूप यहाँ पे क्या? ये PCT आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोमन्स कैप्सूल आ जाएगा हमारा, ऐसे करके PCT है। ठीक है, तो देखो यहाँ से फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो ये होगी, यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो ये होगी डिसेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे ऐसे करके फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा तो ये होगी हमारी असेंडिंग लिम्ब। ठीक है मैम। जो बच्चों हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है, मैं यहाँ पे नीचे बताती हूँ, हमें पता चल गया डिसेंडिंग लिम्ब कौन सी, असेंडिंग लिम्ब कौन सी। तो बच्चों ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब और ये हमारी असेंडिंग लिम्ब। बच्चों जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल होती है, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये बात हमें ध्यान है कि जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है मैम वो वाटर के लिए तो परमिएबल है, वहीं पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए इम्परमिएबल है। ठीक है मैम। अब आप असेंडिंग लिम्ब के लिए देखो, जो बच्चों हमारी असेंडिंग लिम्ब है, ये
असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है बच्चों, एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है बच्चों, परमिएबल है। उल्टा हो गया, ध्यान रखने पर। और एक बात तो ध्यान, हमने पढ़ा था जो हमारा मेडुला, जो हमारा ये हैंडली लूप होता है वो कहाँ पे होता है, मेडुला के अंदर होता है। मेडुला के अंदर डीप तक जाता है, अगर नहीं चाहता तो अभी कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो मेडुला के अंदर होता है। अगर ये किडनी बनाई मैंने तो इसके अंदर ऐसे हमने मेडुलरी पिरामिड बनाए थे, तो हमारा हैंडली लूप जो होता है मेडुला के अंदर जाता है। कम जाएगा तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, ज़्यादा जाएगा तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होगा। तो हमारा जो मेडुला होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 से लेकर 1200 तक, 300 से लेकर 1200 तक। जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर डीप में जाते हैं वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। कितनी, 300 से लेकर 1200 तक। आपको पता है ये 4 टाइम होगी, 3, 4 या 12 होता है। तो हम हमारे यूरिन को 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मेडुला के अंदर हम हमारी ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 तक लेके जा सकते हैं। ये बात आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि हम हमारे यूरिन को 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 4 टाइम तक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम हमारी मेडुला की ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 तक लेके जा सकते हैं। तो आप ये बताओ, जैसे जैसे कोई भी जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाएगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। वो कैसे होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा किसमें, डिसेंडिंग लिम्ब में। वहीं पे जो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बनेगा, यूरिन तो हम कलेक्टिंग रेट में बोलते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो फिल्ट्रेट हमारा असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाएगा वो कैसे बनेगा, डाइल्यूट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1200 से 300 में जा रहा है वो, यहाँ पे 300 से 1200 पे आ रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट जाता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वो कैसे होता है, गाढ़ा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है वो। और जो असेंडिंग लिम्ब भी ऊपर जाता है वो कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। ये बात वहाँ पे लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहले मैंने इसको समझाया, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया था वो। देखो ये रहा, देखो क्या पढ़ रहे हैं, हैंडली लूप पढ़ रहे हैं। रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब कौन सी होगी, जो लिम्ब ऊपर जा रही है वो असेंडिंग लिम्ब होगी। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, कितनी होती है, 300 से 1200 तक होती है, हमने भी देखा, ठीक है मैम। द डिसेंडिंग लिम्ब, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडली इज परमिएबल टू वाटर। किसके लिए परमिएबल है बच्चों, वाटर के लिए परमिएबल है, बट ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये बात हमने देखी, जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है बट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनपरमिएबल है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट शोन मूव डाउन। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या, ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा जैसे जैसे मूव डाउन होगा। ये बात हमने देख ली, 300 से कहाँ तक चला जाएगा, 1200 तक चला जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब है, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिव और पैसिवली। परमिएबल किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली भी जा सकते हैं, पैसिव भी जा सकते हैं, बट वाटर के लिए क्या इम्परमिएबल, ये बात हमने देखी थी। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि 1200 से ऊपर जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेट था 1200 पे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूट, क्योंकि डाइल्यूट हो जाएगा ड्यू टू पासिस इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फिलामेंट। क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे मेडुलरी फिलामेंट के अंदर चले जाएंगे, मेडुलरी फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। तो ये बात समझिए मैम, हैंडली लूप है, इसकी 2 लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब मैम वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है। जो असेंडिंग लिम्ब है मैम वो उसका उल्टा, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट को पैसिवली जाने देगी, एक्टिवली जाने देगी मैम। डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा, जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है ऊपर जाएगा वो डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट क्यों हो जाता है मैम, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेडुलरी फ्लूइड में चले जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाती है। ये बात एनसीईआरटी लिख दी, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाती है, आप वो अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिख लो, यहाँ पे साइड में खुद से बना के लिख लो ये बातें जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमारा बच गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे हम डीसी का, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन द सेगमेंट। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance into body। देखो जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है बच्चों 70 to 80% तो हमारी PCT में ही हो जाती है। अगर हमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाना है सोडियम का और वाटर का, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन उस केस में होता है जब हमने पानी कम पिए, मान लो पानी कम पिए, सूसू हमें कम बाहर निकालना है, हमारी बॉडी से हमने पानी कम पिया, हमारी बॉडी का फ्लूइड कम ना हो जाए, हमारी बॉडी की आयन कम ना हो जाए, आयन ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर हमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ता है। हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हम देखें कैसे होता है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो उस कंडीशन में जो हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं वो कहाँ पे कराते हैं, DCT में करवाते हैं। किसका, सोडियम का और वाटर का, ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखोगे। DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। जैसे हमने देखा था रीअब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का काम पे, PCT में वैसे ही कहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एंड सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। हमने पढ़ा हमें किसका सेक्रेशन करना है, H+ का करना है, K+ का करना है और अमोनिया करना है, तो उनका क्या करेंगे हम यहाँ पे सिलेक्टिव सेक्रेशन करेंगे।
किसके लिए करवाएंगे, मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी, क्योंकि हमें सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करके रखना बॉडी के अंदर और हमारे पीएच को मेंटेन करके रखना है। अब डीसीटी के बारे में आंख बंद करके पढ़ेंगे। मैम यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, वैसे तो 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी में हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में हमने पानी कम पिया, हमारी कंडीशन ऐसे आई कि हमें पानी कम पिए तो हमें कम सूसू करने पड़ेगा, हमें हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करें, तो उस कंडीशन में बच्चों में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाना पड़ता है। सोडियम का वाटर का डीसीटी में करवाते हैं। हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव सिक्रेशन करेंगे। यहाँ पे 3 चीज़ों का सिक्रेशन करते हैं, H+ का, K+ का और अमोनिया का, जिससे क्या कर हो सके हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम का जो बैलेंस है वो बना रह सके और पीएच भी मेंटेन रहे, और हम बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, जैसे हमारी पीसीटी में होता है। ठीक है, ये बात है। देन नेक्स्ट देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट रहेगी एक, देखो तो इसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कॉर्टेक्स से लेके, अगर हमने किडनी बनाई तो यहाँ पे मेडुला होगा, मेडुलरी फिलामेंट, तो कॉर्टेक्स से लेके कहाँ तक होते हैं, इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। देखो हमने क्या करना है, अगर वही कंडीशन आ गई, अगर हमने क्या किया, पानी कम पिया, हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, हमारी बॉडी का आयनिक बैलेंस हमें मेंटेन करना है, वाटर बैलेंस हमें मेंटेन करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, लार्ज अमाउंट में वाटर हम यहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। दिस सेगमेंट ऑलवेज पासेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलिटी। हमने ये बात पहले भी पढ़ी है कि हम हमारी मेडुला के अंदर, हमारी किडनी के मैट्रिक्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ मात्रा में यूरिया को रखते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिटेन कर करते हैं, जिससे हमारी ऑस्मोलिटी बनी रही। तो इसलिए क्या करें, द सेगमेंट अलाउ पासिस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इससे क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया हमारी किडनी के मेडुलरी रीजन में आ जाता है, क्योंकि ऑस्मोलिटी बनाने के लिए। इट ऑल्सो प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। K+ और H+ आयन का हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव सिक्रेशन करेंगे। अब कलेक्टिंग डक्ट के लिए आंख बंद करके पढ़ना है कि ये कहाँ से कॉर्टेक्स लेके मेडुला तक हो सकता है। इस सीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए वाटर का बहुत सारी मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं बहुत सारी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में। उसके बाद में ध्यान है कि ये क्या करता है, कुछ मात्रा में यूरिया को क्या करता है, मेडुलरी फ्लूइड के अंदर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर क्या कर देता है, पास कर देता है, क्योंकि हमें ऑस्मोलिटी बनानी होती है। और ये भी क्या कर सकता है, सिलेक्टिवली सिक्रेशन कर सकते हैं, किसका, H+ और K+ का। और ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा। देखो हमने क्या करना है, NaCl को एब्जॉर्ब कर लिया हमने, बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लिया हमने, वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। हमें क्या करना है, H+ का सिक्रेशन करना, अमोनिया का सिक्रेशन करना और K+ का भी सिक्रेशन करना। ये शायद यहाँ पे एरो गलत लग गया, यहाँ पे एरो ऐसे लगेगा, ठीक है। इनको सिक्रेट कर दिया पीसीटी के अंदर, ये पीसीटी के अंदर हुआ। फिर डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल जो है, ये यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है, क्योंकि वाटर के लिए परमिएबल है। और यहाँ से जैसे ऊपर गया, ये असेंडिंग लिंक आ गई, यहाँ से NaCl बाहर आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ से कुछ मात्रा में जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिया को पास करिए यहाँ पे, और H2 को भी क्या करिए, पास, H2 को रीअब्जॉर्ब करिए, और यहाँ पे यूरिया क्या करिए, पास करिए, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलिटी बननी है, ठीक है। यहाँ पे K+ का हमने सिक्रेशन कर दिया, H+ का सिक्रेशन कर दिया, NaCl को हमने बाहर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, H2 का एब्जॉर्ब कर लिया, बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्ब कर दिया पीसीटी के अंदर। ये प्रोसेस होती है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब आ गई हमारी, और ये हमारी असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है, और नीचे वाला पार्ट कैसा होता है, थोड़ा सा थिन होता है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक। और ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स पार्ट है, नीचे वाला मेडुला आ गया। देखो क्या लिखा हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ मेजर सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू मटेरियल्स, कैसे मटेरियल के मूव करने हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहे हैं हमें। ये पेज पढ़ लिया फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स का। ये यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब मैं फटाफट से क्लास को कंपाइल करूँगी, फिर मैं क्लास को यहाँ पे बंद करूँगी। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे। हमने पढ़ा हमने 2 टॉपिक पढ़े आज। हमने एक तो पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन वाला टॉपिक, और एक हमने पढ़ा फंक्शन ट्यूब्यूल्स के। कल हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे क्या करते हैं हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैंने बताया 4 टाइम तक यूरिन कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे पास सारेक्टर के अंदर, हेलिन लूप के अंदर चलती है, कैसे चलती है कल देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों को क्या था, यूरिन फॉर्मेशन था। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा, और हमने फंक्शन पढ़े ट्यूब्यूल्स के। फंक्शन पढ़े किसके, ट्यूब्यूल्स के। फंक्शन पढ़े थे बच्चों किसके, ट्यूब्यूल्स के, ठीक है। ये आज के हमारे 2 टॉपिक थे। यूरिन फॉर्मेशन था, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और फंक्शन होता है। आंखें बंद करके फटाफट से पढ़ेंगे, फिर मैं इस यहाँ पे क्लास को खत्म करूँगी। मैम हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप देखे। सबसे पहले होता है अल्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, सिक्रेशन आ जाएगा। मैम जो फिल्ट्रेशन है वो कहाँ पे होता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। ग्लोमेरुलस के जो एफरेंट आर्टरी होते हैं, जो इफरेंट आर्टरी होते हैं, दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। मैम फिल्ट्रेशन 3 लेयर से होता है।
जो बोमन्स कैप्सूल है उसकी स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें पोडोसाइट बोलते हैं एपिथेलियम की, और वहाँ पे स्लिट पोर्स बन जाते हैं मैम। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और मैम जो हमारी ग्लोमेरुलस है उसकी एपिथेलियम होती है, एंडोथेलियम होती है, वहाँ से क्या होता है फिल्ट्रेशन हो जाता है मैम। प्रोटीन्स नहीं आ पाते क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है मैम, इसलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि प्रेशर की वजह से होता है। हमें पढ़ लिया प्रेशर कैसे मेंटेन होता है। 1100 से 1200 ml जो किडनी में क्या आता है ब्लड आता है पर मिनट में, और 1/5 पार्ट हो गया किसका बच्चों रफली कार्डियक आउटपुट का। ठीक है मैम, ये बात हमें ध्यान रखनी। मैम जो GFR होता है वो कितना होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और GFR की डेफिनेशन हमने देखी थी, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। और अगर हम पर डे का देखें तो 180 लीटर पर डे आ जाएगा मैम। और ये क्या कर लेते हैं मैम, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इसको मेंटेन करने की हमारी एबिलिटी होती है किसके पास, किडनी के पास, कौन सी, एपेटस JG एपेटस, जो DCT और एफेरेंट आर्टियोल की सेल्स मिलकर बनाती है। ठीक है, बात ध्यान रखनी है। जैसे ही GFR में कमी आएगी तो हमारी JG सेल्स क्या करेगी, रेनिन को सिक्रेट करेगी, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर और हमारा GFR नॉर्मल आ जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन करते हैं बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है बच्चों हमारे किडनी के अंदर होती है। रीएब्जॉर्प्शन किस तरह करेंगे बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन करेंगे एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली कर सकते हैं। सोडियम का, अमीनो एसिड का, और किस तरह करेंगे बच्चों, क्या नाम है, ग्लूकोज का। इनका क्या होगा बच्चों, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। वहीं पे हम नाइट्रोजनस वेस्ट का और वाटर का क्या करते हैं बच्चों, पैसिव रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। हम बनाते कितने फिल्टर, 180 लीटर पर डे बनाते हैं। क्या इतना यूरिन हम पास करते हैं, यूरिन हम 1.5 लीटर पास करते हैं, तो 99% क्या होता है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है मैम। वहीं पे जो सिक्रेशन की प्रोसेस होती है वो 3 आयन को सिक्रेट करेंगे, H+ को करेंगे, K+ को करेंगे, अमोनिया को करेंगे। सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है, इससे क्या करता है मेंटेन रहता है हमारा pH, और क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन होता है, आयनिक बैलेंस और वाटर का बैलेंस मेंटेन रखता है। ये 3 प्रोसेस होगी हमारी सिक्रेशन की। देन हमें पड़ा हमारी फंक्शन, PCT के फंक्शन के 70 to 80% जो है यहाँ पे क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सेल्स कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बड़ा एपिथेलियम देखने को मिलती है, और यहाँ पे हम बाइकार्बोनेट का भी क्या कर सकते हैं बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने देखा बच्चों यहाँ पे क्या होता है pH वगैरह मेंटेन रहता है रीएब्जॉर्प्शन। फिर हमने देखा हमारा हेलिन लूप के बच्चों जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो तो वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है। यहाँ पे कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा यूरिन 300 से 1200 तक चला जाता है। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है बच्चों वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है, और यहाँ पे यूरिन ऊपर जाएंगे तो कैसा होगा, क्या बोलते हैं उसे, डाइल्यूट होगा, क्योंकि मेडुलरी फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाते हैं। फिर हमने देखा बच्चों हमारा जो कलेक्टिंग DCT के अंदर क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है Na+ और वाटर का, कंडीशनल होगी, हार्मोनल के इन्फ्लुएंस में होगा। और क्या कर सकते हैं, सिक्रेशन भी हो सकते हैं PH+ का, K+ का और अमोनिया का। फिर हमने कलेक्टिंग रेट भी देखा, ये कलेक्टिंग रेट में लार्ज अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्ब कर सकती है ये, अगर हम कंडीशन लगा दे कोई। और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिंग रेट क्या करती है, कुछ मात्रा में यूरिया को इंटरस्टिशियम फ्लूइड में भेज देती है, जिससे क्या होता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। और जो हमारी कलेक्टिंग रेट है वो क्या करती है, कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक फैली होती है। और यहाँ पे क्या होता है pH का और आयनिक बैलेंस मेंटेन करती है कौन, हमारी कलेक्टिंग रेट। फिर हमने डायग्राम देखिए। आज का लेक्चर में यहीं पे खत्म करती हूँ। कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि मैम आप अच्छी नहीं पढ़ा रही हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, मतलब जो भी कमी लगती है आपको, कोई अच्छा लग रही है तो उसी भी बताओ, कोई कमी लग रही है तो उसी बताओ। लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी है, अनलाइक करो वीडियो अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, थैंक यू अपना इतना कीमती टाइम मुझे देखने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी NCERT आपकी मुट्ठी में हो जाए, बस कोई भी NCERT एक लाइन आपकी नज़रों से छूटे नहीं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।